हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के मॉडल पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे और कई सारे प्रश्न आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में इसी पेपर में से देखने को मिलेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पेपर आपके 2 घंटे 30 मिनट का होगा और कितने अंकों का होगा? 80 अंकों का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये आपके सामने कुछ सामान्य निर्देश है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने नामांक यानी रोल नंबर, दिनांक आदि की पूर्तियां करें पेपर के ऊपर। फिर सभी प्रश्न निर्धारित अधिगम क्षेत्र के अनुसार है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखना है और जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं। ठीक है, यह आप पढ़ लेना। सबसे पहले बात करते हैं, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपके सामने अबसद वाले प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रबी की फसल का उदाहरण है? तो रबी की फसल का उदाहरण है वो है आपका गेहूं। दूसरा प्रश्न है, वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है वह कहलाती है। वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहते हैं रेड डेटा पुस्तक। क्या कहते हैं? रेड डेटा पुस्तक। प्रश्न संख्या 3, साधारण लवण को आसुत जल में घोलने पर आसुत जल बन जाता है। तो आसुत जल कैसा होता है? आसुत जल जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है और ये कैसा होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर अगर हम साधारण लवण यानी कुछ भी अशुद्धि मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये विद्युत का चालक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो जो आपका सीरियस है वो सूर्य का ग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 5, रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि? रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसकी जो प्राप्ति है वो कहां से की जाती है? काष्ठ की लुगदी से, यानी कि जो आपकी जो काष्ठ का मतलब है जो लकड़ी है, लकड़ी की लुगदी से इसे प्राप्त किया जाता है। इस वजह से ये संश्लेषित यानी कृत्रिम नहीं है, बल्कि ये कैसा रेशा है? ये एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। प्रश्न संख्या 6, वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो वाग ध्वनि की जो आवृत्ति है वो सबसे कम होती है पुरुषों के अंदर और सबसे अधिक होती है आपकी महिलाओं के अंदर। ठीक है, ये आपके 6 प्रश्न थे जो कि अबसद वाले प्रश्न थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? 2 विधियों के नाम बताइए। आपको बताना है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और 2 विधियों के नाम। तो देखें इसका उत्तर क्या होगा। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं, एक है मुकुलन और दूसरा है द्विखंडन। यानी अलैंगिक जनन की वो विधि है जिसमें केवल जनन प्रक्रिया में एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, और इसकी 2 विधियां है मुकुलन और द्विखंडन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 हानियां लिखिए। सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 हानियां। तो देखें सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 हानियां कौन कौन सी है। पहली हानि है, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं तथा पौधों के अंदर क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम रोगाणु कहते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, ये कुछ सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य, जंतुओं और पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। दूसरा, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को क्या करते हैं? संदूषित करते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं। अतः ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली 2 हानियां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 के अंदर 2 भाग है। पहला प्रश्न है, बस की सीट का पदार्थ साइकिल की सीट के पदार्थ से भिन्न होए क्यों? और दूसरा है, सड़क पर कार्य करने वाले लोगों को किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि बस की सीट का जो पदार्थ होता है वो साइकिल की सीट से कैसा होता है? अलग होता है। क्योंकि बस में बैठकर लंबे समय तक सफर करने के लिए सीट का आधार लोहे अथवा लकड़ी का बना होता है और उस पर आरामदायक फोम को कवर करके लगाया जाता है ताकि लंबे दूरी की जो यात्रा है वो आसानी से की जा सके। जबकि साइकिल की सीट उसको चलाने के अनुकूल आकार की होती है जो अधिक आरामदायक नहीं होती है और यह साधारणतः प्लास्टिक की बनी होती है। ये दोनों के अंदर अंतर है।
अब बात करें कि सड़क पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको अधिक दृश्यता वाले कपड़े पहनने चाहिए, यानी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो दूर से आसानी से दिखाई दिए जाए, है ना। तो सड़क पर काम करने वाले लोगों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आसानी से दूर से भी देखे जा सकते हो। आगे प्रश्न संख्या 10, आपके आसपास पक्षी की प्रजाति की संख्या कम हो रही है, पारितंत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। बताना है कि आपके आसपास किस पक्षी की प्रजाति की संख्या कम हो रही है और उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम बात करें हमारे आसपास जो मोर पक्षी है उसकी प्रजाति की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित करके सुरक्षित भी किया जा रहा है और पारितंत्र में इसके अभाव से कई हानिकारक कीटों की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, जो इस पक्षी के द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किए जा रहे थे। उन कीटों या छोटे छोटे जो कीटाणु जीवाणु थे उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिससे विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो भी धीरे धीरे उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, घर्षण को कम करने के लिए दो उपायों को उदाहरण के द्वारा बताएं। घर्षण बल को कम करने के लिए दो उपाय बताने हैं। तो देखें, घर्षण को कम करने के दो तरीके, पहला है सतह पर पॉलिश करके। ठीक है, घर्षण कम करने के लिए सतहों को पॉलिश किया जाता है और सतह का अनियमित भाग पॉलिश से भर जाता है और इस प्रकार घर्षण क्या हो जाता है, इस प्रकार घर्षण कम हो जाता है, यानी पृष्ठ जब चिकना हो जाएगा तो घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा है स्नेहक का उपयोग। तो घर्षण कम करने के लिए स्नेहक जैसे तेल या ग्रीस का उपयोग किया जाता है और जब दो सतहों के मध्य ग्रीस या तेल को लगाया जाता है तो सतह की अनियमितता क्या हो जाती है, पृथक होती है और पूर्णतः अंततः ग्रंथित नहीं हो पाती। इस प्रकार सतह उनके मध्य कम घर्षण के कारण गति कर सकती है। ठीक है, तो घर्षण को कम करने के दो तरीके हैं, या तो सतह में पॉलिश करके या फिर स्नेहक यानी चिकनी चीजों का प्रयोग करके। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12, वो दिया गया है भूकंप से बचाव हेतु घरों का डिजाइन किस प्रकार का होता है। भूकंप से बचाव हेतु घरों का डिजाइन किस प्रकार होता है। तो भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को आसानी से क्या करें, सह सके। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे क्या हो, भूकंप निरापद हो। दूसरा, अत्यधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का प्रयोग अधिक अच्छा रहता है। यदि ढांचा गिरे तो भी अधिक हानि भी नहीं होगी। जहां पर ज्यादा भूकंप आने की संभावना होती है वहां पर पक्के घर न बना के लकड़ी या मिट्टी के बनाए जाने चाहिए ताकि गिरने पर ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अपने मोहल्ले में जल को शुद्ध रखने के लिए आप एक कार्य योजना बनाइए। अपने मोहल्ले के अंदर जल को शुद्ध रखने के लिए एक कार्य योजना बनाइए। तो देखो, जल को शुद्ध रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जल को फिल्टर कर ले। आजकल इसके लिए घरों में फिल्टर कैंडल उपयोग में लिए जाते हैं। जल को उबालकर पीना चाहिए जिससे जीवाणु मुक्त हो जाता है। तीसरा, जल को क्लोरीनीकरण द्वारा भी शुद्ध करना चाहिए, यानी क्लोरीन को मिलानी चाहिए जिससे जल शुद्ध हो जाता है। इसके लिए विरंजक चूर्ण CaOCl2 का उपयोग करना चाहिए जल को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, उर्वरक और खाद में आपको अंतर बताना है। खाद और उर्वरक में अंतर, तो एक भाग में हमने लिखा है खाद और दूसरे भाग में लिखा है उर्वरक। अब दोनों के अंदर अंतर को बताना है। तो पहला अंतर है कि जो खाद है ये कार्बनिक पदार्थ, खादों के अंदर कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, खाद में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, जबकि उर्वरक के अंदर अकार्बनिक पदार्थों के ये बने होते हैं, यानी इनमें कार्बनिक पदार्थ बहुत ही कम होता है। फिर खाद का दूसरा बिंदु है ये सब्जियों, पेड़ पौधों, जंतुओं के अवशेष के जैव अवशेष के जैव निम्नीकरण के द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी जो खाद है वो सब्जियों, पेड़ पौधों, जंतुओं के अवशेष का धीरे धीरे जब जैव निम्नीकरण होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसका अपघटन होता है तो उससे खाद बनती है। जबकि जो उर्वरक है ये रासायनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। फिर बात करें खाद की, तो इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, लेकिन उर्वरक के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। खाद का भंडारण और स्थानांतरण असुविधाजनक है, ठीक है, जबकि उर्वरक का भंडारण और स्थानांतरण सुविधाजनक होता है और कैसा होता है, सरल होता है। खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, उर्वरक का प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है। खाद इसमें कोई पोषक तत्व विशिष्ट नहीं होता, लेकिन उर्वरक के अंदर सदैव पोषक तत्व विशिष्ट होते हैं। फिर लगातार उपयोग से भूमि की दशा ठीक बनी रहती है, यानी भूमि को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उर्वरक के ज्यादा उपयोग से मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, धातु और अधातु से क्या समझते हैं? निम्न में धातु और अधातु की पहचान करनी है। तो आप सब जानते हैं धातु क्या होती है। धातु वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें धातु कहते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि में ये सब गुण पाए जाते हैं, अतः उन्हें क्या कहते हैं? अतः उन्हें हम धातु कहते हैं। वही बात करें अधातु की, तो वे पदार्थ जो दिखने में मलिन होते हैं, नरम होते हैं और हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं या चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अधातु कहते हैं। जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। अब जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें आपकी अधातु कौन कौन सी है? धातु कौन कौन सी है? लोहा, चांदी और तांबा। अधातु कौन कौन सी है? फास्फोरस, सल्फर और कार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमें क्या करना है? आपस में मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। तो एलपीजी क्या होती है? एलपीजी का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर बात करें स्नेहक तेल, तो इसका उपयोग स्नेहन के लिए यानी चिकनापन प्रदान करने के लिए किया जाता है। फिर बात करें बिटुमिनस या बिटुमन, तो इसका उपयोग किया जाता है आपके बिटुमन का उपयोग किया जाता है पेंट और सड़क निर्माण में। फिर बात करें डीजल की, डीजल का उपयोग किया जाता है भारी मोटर वाहनों में। फिर बात करें पैराफिन मोम का, इसका उपयोग किया जाता है मरहम और वैसलीन में। फिर बात करें पेट्रोल का, जिसका उपयोग किया जाता है मोटर ईंधन के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है। और दूसरा प्रश्न है मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना है। तो सबसे पहले एलपीजी और लकड़ी की तुलना कर लेते हैं। तो एलपीजी, इसका सिलेंडरों के अंदर भंडारण बहुत ही आसान है, यानी इनको आसानी से आप सिलेंडर के अंदर भर सकते हैं। लकड़ी, इसका भंडारण सुविधाजनक नहीं है और काफी ज्यादा ये स्थान घेरती है। फिर एलपीजी, इसका परिवहन भी क्या है? आसान है। लकड़ी का परिवहन आसान नहीं है। फिर एलपीजी के दहन से धुआं उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन लकड़ी के दहन से धुआं उत्पन्न होता है। फिर एलपीजी दहन के उपरांत राख नहीं बनाती है, लेकिन लकड़ी दहन यानी जलने के उपरांत राख बनाती है। एलपीजी का उष्मीयमान 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम है, वही लकड़ी का उष्मीयमान 17,000 से लेकर 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। इसके दहन से वायु प्रदूषण भी नहीं होता है, लकड़ी के दहन से वायु प्रदूषण होता है। एलपीजी का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है और लकड़ी का ज्वलन ताप काफी अधिक होता है। तो ये दोनों के अंदर अंतर है। फिर मोमबत्ती की ज्वाला का आपको चित्र बनाना है। तो ये आपकी मोमबत्ती है। फिर अंदर वाला भाग होता है वो गहरा आंतरिक क्षेत्र होता है, सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। फिर इससे ऊपर वाला भाग दीप्त मध्य क्षेत्र होता है, ये गर्म होता है। और सबसे बाहर वाला क्षेत्र अदीप्त क्षेत्र होता है, ये और ये सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये मोमबत्ती की ज्वाला का आपको चित्र बनाना है। फिर बात करें प्रश्न संख्या 18, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय से क्या मतलब है? संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? कोई दो उदाहरण बताने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। तो वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। यानी ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन जीवों के द्वारा हो जाता है या सजीवों के द्वारा हो जाता है, उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। और जैव अनिम्नीकरणीय वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, फिर बात करें दूसरा प्रश्न है संश्लेषित रेशे। तो वे रेशे जो मानव के द्वारा बहुलक प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं संश्लेषित रेशे। यानी वे रेशे जो मानव के द्वारा कल कारखानों अथवा फैक्ट्रियों के अंदर निर्मित किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे। उदाहरण की बात करें रेयन और नायलॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 19, सत्य और असत्य बताना है। पहला प्रश्न है मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल सत्य बात है। मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, बिल्कुल सत्य बात है। अमीबा मुकुलन के द्वारा जनन करता है, गलत है। ठीक है, अमीबा के अंदर द्विविखंडन के द्वारा क्या होता है? जनन की प्रक्रिया होती है। फिर भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है, यह कथन भी गलत है। भ्रूण आपकी बहु कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को बताइए कि मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखें,
निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का क्या होता है, संदेश होता है। और इस क्रिया में कौन भाग लेते हैं, आपके लिंग गुणसूत्र सहयोग करते हैं। आप सब जानते हैं कि मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी गुणसूत्र कैसे होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं। स्त्री के अंदर 23वें जोड़े में दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष के अंदर एक एक्स और एक क्या होता है, एक आपका वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में एक जोड़ा गुणसूत्रों का होता है। यदि अनिषेचित अंडाणु में सदैव एक्स गुणसूत्र होता है, किंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक एक्स गुणसूत्र और दूसरा वाई गुणसूत्र। यदि एक्स गुणसूत्र शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो युग्मनज में दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं और वो पैदा होने वाली संतान आपकी शिशु होता है, यानी मादा होती है। लेकिन यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु में यदि वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज आपका नर शिशु में विकसित होगा। मतलब क्या है, देखो अब आपका नर है और एक आपकी मादा है। नर के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है एक्स और वाई, और मादा के अंदर होता है एक्स और एक्स। यदि एक्स का संपर्क एक्स के साथ होगा तो आपकी मादा यानी लड़की होगी। यदि एक्स का संपर्क एक्स के साथ होगा तो भी मादा होगी। लेकिन यदि वाई का संपर्क एक्स के साथ होगा तो वो नर होगा यानी लड़का होगा, और इस वाई का संपर्क यदि एक्स के साथ होगा तो वो भी क्या होगा, नर होगा। यानी एक्स और एक्स होने पर नर मादा, और एक्स और वाई होने पर आपका लड़का होगा, नर होगा। ये इस तरह होता है मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, रोहन को हल्की पेटी को धकेलना है और माया को भारी पेटी को धकेलना है, कौन अधिक घर्षण अनुभव करेगा और क्यों? तो देखें, तो माया है वो अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी, क्योंकि भारी पेटी का हल्की पेटी की तुलना में स्थितिक घर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। घर्षण बल का यह अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है, और सीमांत घर्षण से अधिक आरोपित बाह्य बल वस्तु को क्या करता है, गति प्रदान करता है ना। तो किसी वस्तु पर लगने वाला जो घर्षण बल है वो वस्तु के भार पर निर्भर करता है। यदि वस्तु ज्यादा भारी होगी तो उसके द्वारा लगने वाला घर्षण बल भी क्या होगा, अधिक होगा। तो माया के द्वारा लगने वाला जो घर्षण बल है या जो माया है वो अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी, क्योंकि उसकी पेटी का जो वजन है वो अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 दिया गया है, एक दोलक 5 सेकंड में 60 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्त काल और आवर्ती ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है, आवर्ती और आवर्त काल। तो देखो आवर्ती का सूत्र क्या होता है, आवर्ती का सूत्र होता है आपका दोलनों की संख्या। ठीक है, n/t। n का मतलब है दोलनों की संख्या और t का मतलब है समय। तो दोलनों की संख्या कितनी है, 60। समय कितना है, 5 सेकंड। तो आवर्ती कितनी आ गई, 12 हर्ट्ज। कितनी आ गई, 12 हर्ट्ज। अब बात करें आवर्त काल की, तो आवर्त काल का सूत्र क्या होता है, आवर्त काल का सूत्र होता है 1/आवर्ती, 1/में आवर्ती। तो 1/12। ठीक है, 1/12 सेकंड, ये क्या हो जाएगा, आपका आवर्त काल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं, विद्युत लेपन चित्र सहित समझाइए। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये क्या होता है उसको समझते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ द्रव विद्युत का संवहन करते हैं तथा आयनों में विभक्त हो जाते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ द्रव विद्युत का क्या करते हैं, संवहन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं तथा आयनों में विभक्त हो जाते हैं। यानी जब किसी द्रव के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वो द्रव आयनों के अंदर क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है और विद्युत धारा का चालन करता है। इसे कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब बात करें विद्युत लेपन विधि। तो विद्युत लेपन विधि होती क्या है, तो जिस वस्तु पर लेपन करना होता है उसे बैटरी के ऋण ध्रुव पर, और जिसका लेपन करना है उसे बैटरी के धन ध्रुव पर क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, और विद्युत अपघट्य लेपन वाले धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धन ध्रुव वाली धातु की एक पतली परत ऋण ध्रुव पर रखी वस्तु पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। इसे ही कहते हैं विद्युत लेपन विधि। मतलब विद्युत लेपन विधि में करते क्या है कि जिस वस्तु पर लेपन करना है उसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, और जिसका लेपन करना है उसे बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। उसके बाद उसे विद्युत अपघटनीय लेपन के अंदर धातु के लवण के विलयन में उसे डुबो देते हैं, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो धन ध्रुव वाली धातु है उसकी एक पतली परत ऋण ध्रुव वाले धातु की परत पर जमा हो जाती है। इसे कहते हैं विद्युत लेपन विधि। प्रश्न संख्या 24,
वो दिया गया है भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं और भूकंप लेखी उपकरण का नामांकित चित्र। तो भूकंप की तीव्रता भूकंप लेखी नामक यंत्र के द्वारा मापी जाती है। इसका चित्र आपको ये दिया हुआ है आपके सामने। ये भूकंप लेखी का क्या है, आलेख है। इसके अंदर अलग अलग चीजें होती है, जैसे चुंबक होती है, डोरी होती है, पेन होती है, चार्ट पेपर होता है, घूर्णी ड्रम होता है और लोलक का गोलक होता है। इन सारी चीजों से मिलकर बना होता है भूकंप लेखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 ये दिया हुआ है बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी है, 11 गुनी। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात निकालिए। बृहस्पति में कितनी पृथ्वी समा सकती है, यानी बृहस्पति की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी है, 11 गुनी। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो माना पृथ्वी की त्रिज्या, माना पृथ्वी की त्रिज्या, तो आपकी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, वो माना हमने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बृहस्पति की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बृहस्पति की त्रिज्या इसकी 11 गुनी। तो बृहस्पति की त्रिज्या, ठीक है, इसकी 11 गुनी यानी 11 आर कितनी हो जाएगी, 11 आर सेंटीमीटर। ठीक है, अब पृथ्वी का आयतन बराबर आपके बृहस्पति का आयतन, पृथ्वी का आयतन बराबर बृहस्पति का आयतन, बृहस्पति का आयतन, दोनों को हम आमने सामने रख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहां पर मैं साइड में लिख लेता हूं। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर, या दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात निकाल देते हैं। अनुपात 4/3 पाई और इसकी त्रिज्या कितनी है, 11 आर का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, यहाँ पे बचा आर का क्यूब बराबर, यहां पर 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 आर का क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, अनुपात कितना आया, इन दोनों के बीच में अनुपात आया 1:1331। कितना आया, 1:1331। मतलब हम कह सकते हैं कि आपके बृहस्पति ग्रह के अंदर, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बृहस्पति में 1331 पृथ्वियां समा सकती है, 1331 पृथ्वियां समा सकती है। यानी जो बृहस्पति ग्रह है वो पृथ्वी से 131 गुना बड़ा है, 1331 गुना क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 25। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो गंगा नदी को हम कैसे प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं, तो जल प्रदूषण के बचाव के लिए वैसे सरकार ने कई सारे अधिनियम बनाए हैं, जिसके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। किंतु इसका पालन कितना होता है, इसे सब विदित है। सबसे पहला उपाय क्या है कि उद्योग धंधों, कल कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा जल है उसको डायरेक्ट नदी में प्रवाहित करने से पहले उसको क्या होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए, उपचारित होना चाहिए, और उसको रिसाइकल करने के बाद ही, शुद्ध करने के बाद ही नदी के अंदर प्रवाहित करना चाहिए। दूसरा, गंगा नदी को बचाने के लिए 1985 में गंगा कार्य परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत इसमें अवांछित पदार्थों को नदी में छोड़ने के लिए पाबंद किया गया था। 1985 के अंदर भारत सरकार के द्वारा गंगा कार्य परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत ये निर्धारित किया गया था कि जो अशुद्ध पदार्थ है उनको नदी में छोड़ने से पहले क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, या ऐसे पदार्थों को नदी के अंदर डायरेक्ट प्रवाहित नहीं किया जाएगा। तीसरा, वास्तव में जल प्रदूषण रोकने के लिए प्रत्येक मानव को सजगता से कार्य करना चाहिए, तभी इसे रोकने में हम सक्षम हो सकते हैं। समय समय पर स्वच्छता अभियान के द्वारा गंगा की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम गंगा नदी को साफ कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 27, प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रश्न संख्या 27 क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए वो सावधानियां कौन कौन सी है। पहली सावधानी है, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाई लेनी चाहिए। दूसरा, प्रतिजैविक दवा का कोर्स भी अवश्य पूरा करना चाहिए। तीसरी सावधानी है, प्रतिजैविक आवश्यकता नहीं होने पर नहीं लेना चाहिए, अन्यथा अगली बार जब आप बीमार होंगे
और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित जीवाणु को भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम, फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होती है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको प्रतिजैविक लेते समय ध्यान देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 28 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर बताना है। एक भाग में लिखा है पादप कोशिका, दूसरे भाग में लिखा है जंतु कोशिका। पहला अंतर है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। तीसरा, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। चौथा, पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी और संख्या में कम होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है। प्रश्न आपका अंतर 5, केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, लेकिन अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है, परिधि की ओर ही होता है। ठीक है, ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। फिर आपको पादप कोशिका का चित्र बनाना है, सॉरी जंतु कोशिका का चित्र बनाना है और इसके भागों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। देखो 28वां प्रश्न है, जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जंतु कोशिका का ये चित्र बनाना है, जिसके प्रमुख भाग है कोशिका द्रव्य, केंद्रक, रिक्तिका और कोशिका झिल्ली। अब इनका आपको वर्णन भी करना है। तो कोशिका की संरचना, तो कोशिका की संरचना में 3 मुख्य घटक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और आपका केंद्रक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसको जानते हैं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होते हैं, परिबद्ध होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से क्या करती है, अलग करती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह सरंध्र होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका के अंदर आवागमन का क्या करती है, नियमन करती है, कंट्रोल करती है। पादपों में कोशिका झिल्ली के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा भाग है कोशिका द्रव्य। यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक तथा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, यानी कोशिका के जो अन्य अंगक होते हैं, जो अन्य अंग होते हैं, वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। फिर कोशिका का केंद्रक, तो सामान्यतः एक गोलाकार संरचना होती है और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होती है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली के द्वारा अलग होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली भी कैसी होती है, सरंध्र होती है, इस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं तथा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। ये जीन के धारक होते हैं और आनुवंशिक गुणों को जनक से अगली पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने का क्या करता है, काम करता है। तो ये हो गया आपकी पादप कोशिका का, जंतु कोशिका का वर्णन। अथवा में दिया हुआ है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोट्स में अंतर बताना है। यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर। तो यूकेरियोट्स की अगर बात करें तो इनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। वही बात करें प्रोकैरियोटिक्स की, तो इनमें केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। दूसरा अंतर है यूकेरियोटिक्स जीवों में कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिकांग क्या होते हैं, परिबद्ध होते हैं, यानी कोशिका के जितने भी अंग हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक जीवों में जो कोशिकांग है, यानी कोशिका के जो अंग है, वो कोशिका झिल्ली के द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। उदाहरण की बात करें प्याज की झिल्ली और गाल की कोशिका है। वही प्रोकैरियोटिक्स में गुणसूत्रों का क्या होता है, अभाव होता है, लेकिन यूकेरियोटिक्स के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पादप कोशिका का आपको चित्र बनाना है। तो पादप कोशिका का ये चित्र है, इसमें प्रमुख भाग है कोशिका द्रव्य, हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका और केंद्रक। ये आपकी पादप कोशिका के प्रमुख अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 ये आपके सामने दिया गया है, स्थिर विद्युत बल की परिभाषा दीजिए और भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर दाब के प्रयोग को प्रयोग के द्वारा समझाइए। और अथवा में है दाब की परिभाषा और प्रयोग द्वारा बताइए कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। 4 प्रश्न है। सबसे पहले बात करते हैं स्थिर विद्युत बल की परिभाषा।
कि स्थिर विद्युत बल क्या होता है। तो एक आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत बल कहलाता है। एक आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर या किसी दूसरी अनावेशित वस्तु पर लगाया गया जो बल है उसे कहते हैं स्थिर विद्युत बल। और वस्तुओं के संपर्क में नहीं होने पर यह बल कार्य करता है। वस्तुओं के संपर्क में नहीं होने पर यह बल कार्य करता है। अब भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर दाब के प्रभाव का प्रयोग, यह हमें चित्र बना के बताना है। तो पारदर्शी कांच के लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 5 से 7.5 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली लेनी है और इस पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट क्या करनी है? तान के बांध देनी है। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़कर इस पाइप में कुछ पानी भरना है। हम देखते हैं कि रबड़ की शीट बाहर की ओर क्या होती है? फूल जाती है। पाइप में पानी की स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कर ले। अब और पानी नली में भरिए तथा पानी की ऊंचाई और रबड़ के फुलाव को देखने से ज्ञात होता है कि रबड़ की तली पर लगने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर दाब भिन्न भिन्न होता है। मतलब देखो, ये दो नली है, दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है। एक में यहां पर पानी भरा हुआ है और एक के अंदर यहां पर पानी भरा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जब इस पानी की ऊंचाई कम है तो ये गुब्बारा कम फैल रहा है, लेकिन जब ये इस एच की ऊंचाई अधिक है तो गुब्बारा अधिक फूल रहा है। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे लगने वाले दाब का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर होता है P = F/A। दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे दाब का मान बढ़ेगा। तो दाब और ऊंचाई क्या होते हैं? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं और एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं? समानुपाती। मतलब दाब और ऊंचाई एक दूसरे के समानुपाती का मतलब है कि यदि ऊंचाई बढ़ेगी तो दाब का मान भी बढ़ेगा और यदि ऊंचाई कम होगी तो दाब का मान भी कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था इसका अथवा वाला कि दाब किसे कहते हैं? दाब किसे कहते हैं? तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी P = F/A। यदि क्षेत्रफल 1 हो जाए तो ऐसी स्थिति में लगने वाला जो बल है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है दाब। ठीक है, और इसके अथवा में प्रश्न था कि प्रयोग द्वारा समझाइए कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दबाव डालता है। तो देखो, जो द्रव है वो बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दबाव डालता है। इसे हम निम्न प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। हम एक बेलनाकार बर्तन लेंगे। बर्तन ऐसा हो जिसमें सरलता से सुराख किया जा सके, यानी छेद किया जा सके। अथवा प्लास्टिक की खाली बोतल अथवा टॉल्कम पाउडर का डिब्बा अथवा शीतल पेय की प्लास्टिक की बोतल अधिक उपयुक्त होगी। यानी हमने एक प्लास्टिक की बोतल ले ली। अब हम बोतल में इसके पेंदे के पास समान ऊंचाई पर चारों दिशाओं के अंदर 4 छेद कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हमने चारों दिशाओं के अंदर 4 अलग अलग क्या कर दिए? समान ऊंचाई पर छेद कर लिए। यह ध्यान देना आवश्यक है कि सभी सुराख पेंदे में एक समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को हम क्या करेंगे? पानी से भरेंगे। हम देखते हैं कि बोतल के चारों सुराखों से निकलने वाला पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है। मतलब क्या हुआ कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर क्या करता है? समान दबाव डालता है। मतलब इन चारों दीवारों से निकलने वाला जो पानी है उसकी मात्रा क्या है? उसकी मात्रा समान है। इससे मतलब यह है कि इन चारों छिद्रों से निकलने वाला जो पानी है वो समान दाब के अंदर क्या हो रहा है? निकल रहा है। अतः बर्तन यानी जो द्रव है वो बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर क्या करता है? समान दबाव डालता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये आपको एक मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना था जिसके अलग अलग भाग बताने हैं, जिसमें पक्षमापी पेशियां, दृष्टिपटल, ध्रुविक तंत्रिका, काचाप द्रव, क्रिस्टलीय लेंस, जल द्रव, पुतली, परितारिका, स्वचमंडल, ये मानव नेत्र के प्रमुख भाग है। अब इसके प्रमुख भागों का वर्णन करना है। सबसे पहला भाग है श्वेत पटल। तो यह आंख के गोले के ऊपरी सतह पर एक मोटी, सख्त, सफेद और अपारदर्शक सतह के रूप में होता है। इसका कार्य आंख के गोले की आकृति को बनाए रखना और आंख की बाहरी चौर से क्या करना है? रक्षा करना है। दूसरा है आपका कॉर्निया। यह श्वेत पटल के सामने का कुछ उभरा हुआ भाग होता है और इसे श्वेत पटल के ऊपरी और नीचे के भागों को जोड़ने वाली पारदर्शक तह भी कह सकते हैं। फिर है परितारिका या आइरिस। तो यह कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक पर्दा होता है, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है और आइरिस का रंग अधिकांश काला होता है। फिर है तारा या पुतली। तो आइरिस के बीच में छिद्र को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं।
इसकी विशेषता यह है कि यह मांसपेशियों की सहायता से अधिक प्रकाश में स्वतः ही छोटी हो जाती है और अंधेरे के अंदर पुतली स्वतः ही बड़ी हो जाती है, जिससे आंख में आवश्यक प्रकाश ही प्रवेश कर सके। अंधकार में इसका व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर और सूर्य की रोशनी में इसका आकार पिन के सिर जितना हो जाता है। फिर आपका नेत्र लेंस। तो आइरिस के पीछे एक मोटा उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह लेंस मुलायम और पारदर्शक पदार्थ का बना होता है और मांसपेशियों की सहायता से अपने निश्चित स्थान पर टिका रहता है। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा पीछे के तल की त्रिज्या लगभग 6 mm होती है। मांसपेशियों पर तनाव को परिवर्तित करके इस लेंस की वक्रता त्रिज्या को परिवर्तित किया जा सकता है। इस लेंस से देखने पर वस्तु का उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर आपका रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है? श्वेत पटल के नीचे अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है और काली होने के कारण ये आपतित प्रकाश का क्या करती है? शोषण करती है, जिससे आंख के गोले के भीतर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। इसके पृष्ठ भाग में बहुत सी रक्त की धमनी और शिराएं होती है जो नेत्र को पोषण प्रदान करने का काम करती है। फिर है आपका रेटिना। तो रक्तक पटल के नीचे आंख की सबसे भीतरी पारदर्शक झिल्ली होती है रेटिना। ठीक है, रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है और तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को द्विक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक शंकु तंत्रिका कोशिका जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है और दूसरी शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। इसके अतिरिक्त शंकु वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। द्विक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बने तो वो वस्तु हमें कभी भी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये थे आपकी आंख का वर्णन। अब इसी के अथवा में और प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, पुनीत लेजर टॉर्च के द्वारा अपने दोस्त की पुतली के साइज का अवलोकन करना चाहता है। एक अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया है। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? और दूसरा है समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। तो देखो, लेजर टॉर्च से उत्पन्न प्रकाश आंख के रेटिना को क्या पहुंचाता है? क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। ठीक है, अतः अध्यापक ने लेजर टॉर्च का उपयोग करने से क्या किया है? मना किया है। यानी आपको कभी भी लेजर टॉर्च का उपयोग करके किसी व्यक्ति की आंखों में कुछ भी नहीं देखना चाहिए। इसकी आपकी रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है और आप अंधे भी हो सकते हैं। अब समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो बताना है। तो हमने एक वस्तु ली है PQ, ठीक है, जो समतल दर्पण AB के सामने है। ठीक है, इससे निकलने वाली प्रकाशीय किरणें PO और PO डैश दर्पण पर क्या होती है? आपतित होती है और ये किरणें OR तथा OR डैश की दिशा में परावर्तित होती है। ये परावर्तित किरणें हमारी आंख तक पहुंचती है और P डैश से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये आप लिख लेना, आपकी किताब में है। ये आपको एक ऐसा चित्र बनाना है। और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है? तो समतल दर्पण से बनने वाली वस्तु जितनी आगे होगी प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। फिर प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है, किंतु कैसा होता है? पार्श्व परिवर्तन, यानी दायां भाग बाईं ओर दिखता है और बायां भाग दाईं ओर दिखता है। और ये आपको एक ऐसा चित्र बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके विज्ञान विषय के मॉडल पेपर 1 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।